Hello everyone, welcome to Global Online Platform. This is Professor Swati Patil and today we are going to study about NT-UGC NET 2024. In this session we will discuss about Political Science Unit 7 that is Political Institution in India. ठीक है, पिछले सेशन में हमने पार्ट फर्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज इसके बारे में देख लिए थे। आज हम फिर से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के बारे में जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड रिमेनिंग क्वेश्चन है वही आज हम पार्ट सेकंड में देखने वाले, वो भी 100% श्योर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट which constitution amendment has recommended the establishment of a commission for scheduled caste and scheduled tribes। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग की स्थापना की क्या गई थी, सिफारिश की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन इज 41st constitutional amendment, second 65th constitutional amendment, third one 82nd constitutional amendment and last one is then 76th constitutional amendment। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी constitutional amendment वही आज जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में हमें पूछा गया। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट सेकंड बी 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वही दैट आंसर रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहती है। एक्ट 1919 पर रहा है कि इट अमेंडेड आर्टिकल 338 पर ये क्या हुआ है, अमेंड हुआ है of the Indian Constitution provided for the establishment of high-level multi-member National Commissions for SC and ST. The constitutional body replaced the commission for SCs and STs. Then जो भी 89th Constitutional Amendment रही 2003 में, वही क्या हो रहा था कि आर्टिकल 338 instead a new article that is 338A in the constitution, and the result of this amendment the National Commission for SC and ST was bifurcated into two separate bodies, that is National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribe, that is one article 338 and article 338 EMA. Then establishment of National Commission for STs and also the separate National Commission for STs was finally established in 2004। ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं जो भी 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गई, इनके कारण जो मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी क्या हो गई है, इस्टेब्लिश हो गई है। ठीक है, इसके साथ ही आज हम देख रहे हैं एनटीयूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस इस कंप्लीट कोर्स में, इस कंप्लीट कोर्स में ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन सी सुविधाएं आपके लिए प्रोवाइड करिए। तो डेली लाइव लेक्चर्स रहेगी, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स रहेगी, साथ ही फुल सिलेबस नोट्स वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आपको डाउनलोड करने के लिए रहेगी। इनके साथ मॉक टेस्ट रहेगी और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी। लैपटॉप और वेब भी रहेगा। ये कम्प्लीटली न्यू बैच है, 3 जून 2024 से स्टार्ट होने वाले, जो भी दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहती है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। साथ ही जून के लिए एग्जाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण रहेगी। और इनका ड्यूरेशन कितना रहेगा, जब भी आप 3 जून 2024 को एडमिशन लेंगे इसका ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगा, यानी आपको दोनों एग्जाम के लिए यह क्या हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस है 10,000 रुपीज, लेकिन आपके लिए 20% डिस्काउंट रखकर फी रहेगी 8,000 रुपीज। इन 8,000 रुपीज में हम पॉलिटिकल साइंस को एडमिशन लेते हैं तब आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ ही पेपर फर्स्ट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है, यानी पेपर फर्स्ट कंप्लीटली फ्री विद पेपर सेकंड। या इस दिए हुए कॉन्टैक्ट पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सअप करना है। साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करना है। ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाकर अलग अलग कोर्सेज दिखाई देंगे, वहां पर माई कोर्सेज में जाकर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जब भी टाइप करेंगे वहां पर आपको यूजीसी नेट के ओवरव्यू कंटेंट, पॉलिटिकल साइंस का ओवरव्यू कंटेंट में लाइव क्लासेस आपको दिखाई देगी, जो भी डेली लाइव लेक्चर्स रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस नोट्स दिखाई देंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन दिखाई देंगे, एमसीक्यू, साथ ही प्रीवियस ईयर्स की टेस्ट और सॉल्यूशन भी आपको मिल सकते हैं। इनका ड्यूरेशन कितना रहेगा, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 24 के लिए आपका ड्यूरेशन कितना, 1 ईयर तक रहेगा। इसके साथ ही जल्द से जल्द जुड़े जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी दिसंबर टारगेट करना चाहते हैं इनके लिए वही यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमन। ठीक है, यहाँ पर हमें वुमन के बारे में जो भी नेशनल कमीशन फॉर वुमन जो हमारे सिलेबस का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी में है वहां से हमें यहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमन के बारे में बताया गया कि निम्नलिखित से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, हुई द फर्स्ट चेयरमैन हमें बताया गया। जयंती पटनायक थे,
डॉक्टर गिरिजा व्यास थे, मोहिनी गिरी या डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी थी। यह सभी जो भी नेशनल कमीशन के क्या थे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के ये सब चेयरमैन है, लेकिन यहाँ पर हमें फर्स्ट चेयरमैन बताया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो भी नेशनल कमीशन होगी उनके हमें जो चेयरपर्सन रहे वो फर्स्ट है, और अभी के करंट के है वही हमें मालूम होना ही चाहिए, इसी के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी फर्स्ट महिला थी, जो महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो वही थी जयंती पटनायक। तो इसके लिए इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट जयंती पटनायक, ठीक है। इसके साथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, दैट इज फर्स्ट sentence is that council of minister headed by the prime minister, second one president of India, third one central secretariat, fourth one vice president. Select the correct answer from the course given below, that is यहाँ पर हमें जो भी यह ऑप्शन दिए हुए है वहां पर हमें पूछा गया है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में वह कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ओनली टू थर्ड एंड फोर्थ, एंड ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा है। देखो यहाँ पर हमने दिखाया देता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद है, भारत के राष्ट्रपति है, केंद्रीय सचिवालय है या उपराष्ट्रपति है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से व्यक्ति मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन इनके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट भी रहते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी रहते हैं, और इनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, और इसके साथ भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट अटॉर्नी जनरल रहते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो रहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके साथ ही यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन सेंट्रल सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं दिखाई देता, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल सेक्रेटरी जो भी है वह मौजूद नहीं होते। इनके लिए हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन जिसमें होगा वह क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, ऑल ऑफ दी पे एलिमिनेट हो सकता है, 2 3 4 भी एलिमिनेट हो सकता है, रहता है 1 एंड 2, लेकिन फोर्थ में वाइस प्रेसिडेंट क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, इसलिए इनका आंसर हो सकता है ओनली 1 2 4, यानी parts of the union executive is that council of minister headed by the prime minister, president of India and vice president, ठीक है। तो इसका आंसर है आंसर बी, ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। इन कंप्लीट कोर्स में, पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट कोर्स में हम तुम्हें डेली लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स देते हैं, इनके साथ ही फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और डाउनलोड करने के लिए भी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल की जा सकती है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको दिए जाते हैं, लैपटॉप और व्यू भी रहता है। ये पूरी न्यू बैच है, 27 मई 2024 में स्टार्ट होने वाली, जो भी दिसंबर और जो भी जून के लिए टारगेट करना चाहते हैं, इनके लिए यह बैच पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके साथ ही फी स्ट्रक्चर रहता है, फी है 10,000 रुपीज, लेकिन आपके लिए 20% डिस्काउंट रहकर कंप्लीटली 8,000 रहेगी, आफ्टर डिस्काउंट 8,000 रहेगी। इन 8,000 में जब भी आप पॉलिटिकल साइंस के लिए एडमिशन लेते हैं, इनके साथ ही पूरा पेपर फर्स्ट भी आपको क्या मिलता है, गेट पेपर, कंप्लीट पेपर कोर्स फ्री विद पेपर सेकेंड, ठीक है। इसके लिए इनके दिए हुए कॉन्टैक्ट पर आपके लिए कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, जो ऐप आपको डाउनलोड करके आपका नाम रजिस्टर करना है, ठीक है। ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करके, जो भी स्टोर में जाकर आपको अलग अलग कोर्सेज दिखाई देंगे, माई कोर्सेज में जाकर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस देखने पर यूजीसी नेट पॉलिटिकल ओवरव्यू कंटेंट और लाइव क्लासेस रहेगी, और उनकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2024 की ड्यूरेशन पूरी 1 ईयर तक रहेगी, ठीक है। इसके लिए अपना नाम जल्द से जल्द एनरोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी जून और दिसंबर के टारगेट करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर जारी रहेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट who among the following head of the government in India? It is a very important question because in the previous years में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। who among the following head of the government in India? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, यानी निम्नलिखित से भारत में सरकार का यानी शासन का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं या
प्रधानमंत्री होते या उपराष्ट्रपति होते या राज्यपाल होते। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट किन्हीं को कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट एक कंसेप्ट रहती है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक कंसेप्ट रहती है, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट जो भी रहते वह प्रेसिडेंट रहते हैं, उन्हीं को राज्य प्रमुख कहते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी शासन प्रमुख या सरकार प्रमुख कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, तो इनका आंसर जो रहेगा वह बी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इनके साथ हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया political setup. He is the de facto, it is very important, de facto head of the state. The prime minister is appointed by the president of India and is the leader of the party or coalition of that holds that majority of seats in the Lok Sabha, the lower house of the Indian parliament. यानी जो भी लोअर हाउस यानी लोकसभा के मेजोरिटी पार्टी होती, इनके जो भी लीडर होते उन्हीं को ये प्राइम मिनिस्टर का जो भी पोस्ट है वो मिलता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 75 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बिकॉज ऑफ देयर प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सलाह के बिना कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। जब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस वही रहनी है वो प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही जरूर होती है। ऑल्सो स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एंड एट द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो भी है वह प्रेसिडेंट के लिए हेल्प करने के लिए और सलाह देने के लिए क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इनके साथ ही अदर मिनिस्टर वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हिंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बिकम सो सिग्निफिकेंट एंड crucial that the form of government in India is called as prime minister government, so it is called as the head of the government is a prime minister, ठीक है। next question is that consider the following statement, that is first one is that president is the first citizen of India and act as a symbol of unity, integrity and the fraternity of the nation, ठीक है। next sentence is that constitution has explicitly mention that executive power of the union shall be vested in president, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो भी रहते हैं वह किनके साथ निहित रहते हैं, तो प्रेसिडेंट के साथ निहित रहते हैं। देयर which statement is correct, first only, second only, both first and second, और the one is that neither first or two, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हिंदी में क्वेश्चन यह कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक है और देश के एकता, अखंडता, प्रभुत्व प्रतीक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संघ की कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति के साथ क्या होती है, निहित होते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन है हमें स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया, यही क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हुए, इनके लिए हम प्रैक्टिस करें यहाँ पर यहाँ ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो भी है वह उनके जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है उनके पास निहित होते हैं, इसीलिए यह कथन जो है वह सत्य है। इनके साथ ही राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, और देश की एकता, अखंडता और बंधुत्व के प्रतीक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते, इसीलिए यह भी सेंटेंस क्या है, पूरा बराबर है यानी पूरा सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो भी दिए हुए हमारे इस क्वेश्चन में, तो दोनों भी कथन क्या है, सही है। इसके लिए इनका आंसर जो आंसर इज दैट सी, यानी एक और दोनों कथन क्या है, सही है, ठीक है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि इनका एक्सप्लेनेशन जो भी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, देन as per the constitution of India the president is the supreme commander of the Indian armed forces, has the power to appoint the prime minister and other members of Indian council of ministers as well as to dismiss them. Also president is the first citizen of India and acts as the symbol of unity, integrity and fraternity of the nation. It is very important. And also the president acts as a figurehead and president represents the nation's unity. The president powers are largely ceremonial with real executive power vested in the prime minister and cabinet. The president also has the power to appoint judges of the Supreme Court, High Courts and governors of the state. Also Article 53 how stated, the Article 50 states that executive powers of the union shall be vested in the president. इसलिए जो भी कथन, जो भी स्टेटमेंट्स दोनों दिए हुए वही दोनों ही क्या है,
सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट फॉर्म में भी यह क्वेश्चन पूछा गया और ये हमारा ट्रेंड है। जो भी यूजीसी नेट के लिए सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं वह कम रहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में और ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसके लिए यह क्वेश्चन हमें यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली। यहाँ पर हमें क्या पूछा है, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ओनली, ओनली यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, अ पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर हमें बार बार यहाँ पर करेक्ट ही सेंटेंस पूछे गए, नॉट करेक्ट और ऐसा नहीं पूछा गया। मैंने अभी भी पिछले सेशन में भी बताया था कि क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, ट्रू है, नॉट ट्रू है, फॉल्स है, नॉट फॉल्स है, यह पर ज़्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि विच स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट फर्स्ट ओनली, सेकंड इज टू ओनली, थर्ड वन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी नाइदर फर्स्ट और टू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी मंत्री बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ओनली को मैंने राउंड किया है क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है हमें मालूम है ना, ओनली, वन ऑफ द वगैरह ऐसे जो कीवर्ड्स रहते हैं यहाँ पर इस सेंटेंस पे थोड़े सा क्या होता है, मिस्टेक हो सकती है या इस सेंटेंस पे थोड़ा सा हमें विचार करने की जरूर होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी, केवल। यहाँ पर हम यह पूछ भी सकते थे कि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, यहाँ पर डाउट रहता है ओनली के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा विचार करके बता सकते हैं कि लोकसभा है, राज्यसभा है या दोनों ही है। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअली है या कलेक्टिवली, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए यह जो आंसर है, यह जो स्टेटमेंट दिया यहाँ पर है गलत है, क्योंकि ओनली में वहाँ पर कीवर्ड्स में हमें कुछ तो पूरी जानकारी नहीं मिलती। इनके साथ ही यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है, यहाँ भी वही हालत है कि अ पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर इवन इफ इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं हो तो वह मंत्री बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है, लेकिन यहाँ पर दिए हुए नहीं है। यहाँ पर जब भी कंडीशन दिए हुए तो ये सेंटेंस सही था, लेकिन ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि वहां पर वो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन दिए हुए मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमें यहाँ पर मालूम नहीं। लेकिन स्टेटमेंट में यही स्टेटमेंट यही पूरा वाक्य दिया हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि मंत्री होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, यानी कोई भी व्यक्ति जब भी संसद के कोई सदस्य नहीं हो सकते तो यहाँ पर वह मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यह कंडीशन नहीं दी हुई, कंडीशन देने के बाद भी ये सेंटेंस रहे तो हम यहाँ पर थोड़ा विचार करते, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कोई भी दिए नहीं हुए। तो यहाँ पर देख सकते कि यह सेंटेंस क्या है, सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट इज रॉन्ग दिया, फर्स्ट रॉन्ग है, नाइदर और नॉट टू का इसे नहीं कह सकते। तो स्टेटमेंट जो बी दिया हुआ है वहां पर जो टू ओनली है वहां पर क्या है, इनका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर इज दैट बी, जो भी अ पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, अब हम इनकी कंडीशन क्या है यह देख लीजिए कि इफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, he has to get elected to either house of the parliament within 6 months. It is very important, within 6 months. After 6 months he says to be a minister. यानी 6 months के पहले जब वो सदस्य नहीं होने के कारण भी जब वो मिनिस्टर हो सकते तो हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि 6 मंथ के बाद जब तक वह सदस्य नहीं बन सकते तब तक क्या हो सकता है, उनका जो भी मिनिस्टर का पद है वो मौजूद रह सकता है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ वो क्या हो सकता है, सीज हो सकता है। ठीक है, ही सीज टू बी अ मिनिस्टर। इन अदर वर्ड्स, अ नॉन मेंबर मे बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बट ही शी विल हैव टू गेट इलेक्टेड टू आइदर हाउस विद इन द 6 months. ठीक है, यह कंडीशन रहेगी। Also, the prime minister shall be appointed by the president and the other minister shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. The minister shall hold office during the pleasure of the president. The council of ministers shall be, यह सेंटेंस पूरा
इंपॉर्टेंट है बिकॉज यह हमें देखना मिलता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। हमें पूछा गया था कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा। मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, यानी मिनिस्टर्स जो भी रहते वह इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल किनको रहते, तो वह प्रेसिडेंट को रहते, लेकिन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वो किससे रहते, लोअर हाउस ऑफ द पीपल यानी हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते। इसी कारण जो भी हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था यह क्या होता था, गलत था और रॉन्ग था, इसलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग था और इसलिए इनका आंसर अलग रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट consider the following statement, the process of impeachment of the president can only be initiated in lok sabha। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं can only, यहाँ पर हम मैंने बता दिया कि आपको महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी बताया जाएगा, तो यहाँ पर ओनली रहेगा, केवल है, यहाँ पर हम जो भी वर्ड्स दिए हुए थे वहां पर हमें ज्यादा फोकस देना होगा कि हमें क्या पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन कैन बी अप्रूव्ड बाय एंड स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन कैन बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। साथ ही नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट नो इंडियन प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग क्या किया नहीं है, चलाया गया नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा में ही शुरू की जा सकती है क्या, नहीं, केवल नहीं, यानी यह स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, केवल लोकसभा में ही नहीं। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन लोकसभा, बट यहाँ पर एक वर्ड जो ऐड किया है इसी कारण वह नेगेटिव बन जाता है और वह रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन लोकसभा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहां पर भी एक आता है, एक सेंटेंस आता है, वह हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे महत्वपूर्ण ट्रिक्स है, ये भी हम देख सकते हैं। अभी 3 और 2 में रहे, अब 3 में दोनों में है तो 3 क्या हो सकता है, सही हो सकता है, ये भी हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी है सेकंड स्टेटमेंट की। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन कैन बी अप्रूव्ड बाय एंड स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मालूम ही होना चाहिए कि महाभियोग प्रस्ताव को कैसा बहुमत कैसा रहता है, या स्पेशल मेजोरिटी रहती है या कॉमन मेजोरिटी रहती है। ठीक है, जो भी सीधी मेजोरिटी रहती है वही है क्या, स्पेशल मेजोरिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी कारण वहाँ स्पेशल मेजोरिटी होना ही जरूरी। इसी कारण वो जो सेंटेंस है वहाँ पर सेकंड सेंटेंस वहाँ पर सही है। आपको जब भी मालूम नहीं होगा कि महाभियोग प्रस्ताव के लिए विशेष बहुमत लगता है या सीधा बहुमत लगता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा विचार कर सकते, थोड़ा सा थिंक कर सकते कि महाभियोग की प्रस्ताव इम्पीचमेंट की प्रोसीजर है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और वह प्रेसिडेंट के लिए, इसीलिए वही सीधा यानी स्पेशल यानी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अब अप्रूव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसी कारण स्पेशल मेजोरिटी के कारण हो सकती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने के बाद आपको पता चलता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है और स्पेशल मेजोरिटी होना जरूरी है कि नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस का थोड़ा सा यूज करके हम बता सकते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी बहुत ही जरूरतमंद है, क्योंकि इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन है वह प्रेसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन में सही हो सकता है। देखिए आंसर भी देख सकते हैं कि आंसर इज दैट सी, यानी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो भी है इनमें से दिए हुए स्टेटमेंट के लिए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट कैसे रहते हैं। तो व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन बिट्स रह सकती है, किनके आधार पर, किनके बेस पर प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लगा सकते हैं। तो वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द ओनली वन रीजन दैट देयर हैज बीन प्रेसिडेंट इज टू बी impeached। okay, violation of the constitution, the charges shall be preferred by the either house of the parliament, it is the either house, not only लोक सभा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में भी क्या कर सकते हैं, प्रिफर कर सकते हैं। जो भी चार्ज करना है, जो भी प्रेसिडेंट के बारे में जो भी इम्पीचमेंट करना है वह दोनों हाउस में लगा सकते हैं। ठीक है, द प्रपोजल टू प्रिफर सच चार्जेस इज कंटेन इन अ रिजोल्यूशन विच हैज बीन मूव्ड आफ्टर एट लीस्ट 14 डेज नोटिस देना पड़ता है इनके लिए, नोटिस इन राइटिंग साइन इन नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द total number of members of the house has been given their intention to move resolution, and such resolution has been passed by majority। okay, such by majority of not less than 2/3 of the total membership of the
हाउस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है। देन नो इंडियन प्रेसिडेंट हैज सो फार हैज बीन इम्पीच्ड, ये भी हमने दिखाया कि आज तक कोई भी प्रेसिडेंट को क्या किया है, इम्पीचमेंट नहीं किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट appoint, first statement is that the president appoint the judges of the high court in the consultation with the chief justice of India and chief minister of a state, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम कंप्राइजिंग द CJI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेसिडेंट क्या करने वाले कि प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस जो भी है कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या है सही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो भी है उनके साथ जो भी विचार परामर्श करके जो भी राष्ट्रपति है भारत के मुख्य न्यायाधीश के और राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से नहीं होता, चीफ मिनिस्टर इज रॉन्ग है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी है वह पूरे ध्यान से पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर हमें चीफ मिनिस्टर के बारे में मालूम नहीं है, यानी चीफ मिनिस्टर के साथ ही यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के साथ ही क्या कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ परामर्श कर सकते हैं क्या, तो नहीं करा सकते। इसी कारण यह स्टेटमेंट हो वह गलत हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट गलत है, नाइदर और मालूम नहीं, ठीक है। ये दोनों तो हमें यहाँ पर एलिमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम कंप्राइजिंग द CJI और 2 मोस्ट सीनियर जजेस। यह सेंटेंस जो है वही सही है। जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो वह कॉलेजियम जो भी CJI और 2 वरिष्ठ यानी सीनियर जो न्यायाधीश है उनके बारे में किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसमें ज्यादा फोकस होना चाहिए कि हमें क्या पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी नाइदर नॉर बी नहीं हो सकता, तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वही क्या है सही है। तो इसका आंसर इज दैट बी। तो हम देख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। यहाँ के जो भी कंसर्न यानी जो भी स्टेट के गवर्नर रहते हैं उन्हीं के साथ विचार परामर्श करके जहाँ पर हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस है उनको अपॉइंट किया जाता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है। प्रेसिडेंट से अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के और जो भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं उनके साथ विचार विमर्श करके और साथ ही जो भी स्टेट है कंसर्न स्टेट उनके गवर्नर के साथ विचार विमर्श करके जहाँ पर जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होते हैं। आगे चीफ जस्टिस जो भी हाई कोर्ट और उनके अदर क्राइटेरिया क्या होते हैं, तो द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द रिस्पेक्टिव state. The collegium takes the call on the elevation. The high court judges are recommended by the collegium comprising the CJI and 2 senior most judges. इसीलिए ये जो sentence है वही सही था. The proposal, however, is initiated by the outgoing chief justice of the high court concerned in consideration with 2 senior most colleagues. The recommendation is sent to the chief minister who advised the governor to send the proposal to the union law मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर जो भी चीफ मिनिस्टर रहते वहाँ प्रेसिडेंट को क्या विचार विमर्श या परामर्श नहीं कर सकते, यहाँ पर ओनली गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आज जो भी क्वेश्चन दिए हुए सभी स्टेटमेंट वाली है कंसिडर करने के लिए दिए हुए, लेकिन यह हमें इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाने के साथ हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट बी एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। यहाँ पर भी हमें करेक्ट पूछा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या पूछे, फर्स्ट ओनली, सेकंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और नाइदर फर्स्ट और टू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत को पूछताछ नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि क्या जरूरी है कि मंत्रियों ने जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दी है उनमें से क्या एडवाइस दी हुई है, ठीक है, इनमें से क्या एडवाइस हो सकती है
और कुछ नहीं दे सकते, यह जो भी मैटर रहेगा वह क्या कर सकते हैं, वह चैलेंज कर सकते हैं का, इंक्वायर कर सकते हैं का कोर्ट में। थोड़ा सा कॉमन सेंस के बताए हम विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मंत्रियों द्वारा जो भी राष्ट्रपति को जो भी एडवाइस दिए हुए, सलाह दिए हुए, उनके कोई भी कोर्ट में यहाँ पर इंक्वायर्ड नहीं होते, यानी यह जो सेंटेंस है वह सेंटेंस क्या है, सही है। इसके साथ ही मंत्री परिषद के मंत्रियों की कुल संख्या जो भी 50% से अधिक नहीं होगी, जो भी हमारे स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो ये भी 91st अमेंडमेंट रही थी, 91st अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर एक कर दिया थे कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जितनी भी होगी 29 से शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द मिनिस्टर, ओके, द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इनके साथ हम ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही दिखाई देता है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही देता है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी जो स्टेटमेंट है वही कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पूछा गया था, तो स्टेटमेंट विच आर गिवन करेक्ट, तो बोथ, यानी आंसर इज दैट सी है, ठीक है, आंसर इज दैट सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 5 ईयर, 4 ईयर्स, नॉट फिक्स, 6 ईयर। हमें ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि पंत प्रधान यानी प्रधानमंत्री जो रहते, प्राइम मिनिस्टर जो भी रहते, उनकी एक कार्यकाल रहता है, ऑफिस ऑफ जो टर्म रहती है, टर्म ऑफ द ऑफिस वही रहती है क्या, ये बहुत बार क्या होता है, ये डाउटफुल रहता है। डाउटफुल यानी बार बार फंसाया भी जा सकता है कि ये क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर के बारे में 5 ईयर्स रहता है या 6 ईयर्स रहता है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी भी ऐसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कौन सी भी क्या किए जो ड्यूरेशन है वो फिक्स दिए नहीं। लाइक प्रेसिडेंट की जो भी हमें ड्यूरेशन देखने मिलती है 5 ईयर्स तक रहते हैं, लेकिन द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही हैज द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की मेजोरिटी जब तक रहेगी तब तक क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का ड्यूरेशन रहता है मेजोरिटी के तहत, और अंटिल ही दिस मेजोरिटी ही कैन नॉट रिमूव बाय द प्रेसिडेंट आइदर, ठीक है। जो तक प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं लोकसभा में, वह अपना जो भी मेजोरिटी रहती है, उनका जो भी विश्वास दर्शक ठहराव जो भी रहता है, और जो भी पूरे सभागृह का इनके साथ जो भी विश्वास रहते हैं, इनके कारण वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट उनको क्या कर सकते हैं, निकाल कर नहीं, यानी रिमूव नहीं कर सकते। द प्राइम मिनिस्टर टर्म्स एंड व्हेन ही लॉसेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, ओनली जब भी लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तब भी प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ ही लोकसभा को कॉन्फिडेंस मोशन रहे तो क्या करते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो 5 ईयर्स रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं, 4 ईयर्स वगैरह। तो इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट नॉट फिक्स्ड है, ठीक है, मुझे यानी टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स, यानी प्राइम मिनिस्टर टर्म इज नॉट फिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट विद द 5 ईयर्स, ठीक है। यार के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ देम इज आर फॉल्स, यहाँ पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, यहाँ पर हमें करेक्ट नहीं, क्वेश्चन क्या बताए इनमें से ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ से मिस्टेक होने नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें गलत असत्य क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें इन स्टेटमेंट से जो भी असत्य इनमें हमें बताया दिया गया है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि द कोर्ट्स कैनॉट इंक्वायर इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड द प्रेसिडेंट बाय मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज a person who is not a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha can also be appointed as minister। अभी हमने देखा था, ये भी देखा था कि the courts cannot inquire into the nature of advice rendered to the president by the minister, ये भी सही है। The president administered the oath to the minister, the president administered the oath to the president। Last one statement is that the president can remove a minister without the advice of the प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वही गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी मंत्री को क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह के बिना हटा जा सकता है, या राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। यहाँ पर यही स्टेटमेंट भी सही है, जो भी द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट द ओथ टू द मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तीनों स्टेटमेंट जो है वही सही है। जब भी हमें फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में जब भी पता नहीं चलता तो यहाँ पर हम क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, ए स्टेटमेंट
सही है, मालूम है, ये लिमिट हो सकता है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, ये भी हो सकता है, थर्ड भी हमें मालूम, तो रहते हैं 4 स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन ये हमें यहाँ पर भी मालूम होना चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द प्रेसिडेंट कैन रिमूव मिनिस्टर विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। वाई विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? एडवाइस तो होनी ही चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट कौन से भी मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह के बिना सलाह देने के बाद ही हटा सकते, यानी विदाउट एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। इसीलिए इसी कारण ये स्टेटमेंट जो है, वही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसी कारण जो भी हमें पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, कौन सा जो स्टेटमेंट वही असत्य, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है, ओनली फॉल्स स्टेटमेंट इज दैट रॉन्ग, फोर्थ स्टेटमेंट इज दैट फॉल्स है, ठीक है। तो इसके साथ ही इनका आंसर है, आंसर इज दैट डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवांस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द function. The prime minister appointed by the president who as appoints other minister on the advice of the prime minister. The council is collectively responsible to the Lok Sabha, ठीक है। यहाँ पर हम भी देख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज मिनिस्टर हु आर मेंबर ऑफ कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट डिप्यूटी मिनिस्टर। देन if a person who is not a member of parliament, he is appointed as a minister, he has to get elected to the either house of parliament within 6 months। ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो भी पिछले क्वेश्चन में ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग द 12 nominees member over the council of state of the states, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर हमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग द 12 नॉमिनी मेंबर्स ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ द स्टेट। फर्स्ट वन इज दैट आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। नेक्स्ट इज साइंस एंड सोशल सर्विस। थर्ड इज सोशल सर्विस, साइंस एंड आर्ट्स। देन नेक्स्ट इज आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस पे हमें पूछा गया है, ठीक है। तो और भी एक लिटरेचर भी यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ, लिटरेचर भी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से कौन से 12 नामांकित सदस्य होते हैं, ठीक है। कला, विज्ञान, समाज सेवा, विज्ञान और सामाजिक सेवाएं, समाज सेवा, विज्ञान कला और कला और सामाजिक सेवा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी 12 नॉमिनी होते, नामनिर्देशन नामांकित किए हुए सदस्य जो होते वह लिटरेचर के होते हैं, साइंस के होते हैं, आर्ट्स के होते हैं और सोशल सर्विस के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में कह सकते हैं हमने जो यहाँ पर हम विच ऑफ द फॉलोइंग ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जो भी हमारे राज्यसभा में रहते वह लास्ट कहते हैं। राज्यसभा में जो भी 12 मेंबर्स नॉमिनी करते हैं उसे लास्ट, और जो भी विधान परिषद यानी जो स्टेट में रहते हैं उन्हें क्लास कहते हैं। यहाँ पर कोऑपरेशन एक वर्ड ऐड होता है, बाकी के सब रहते हैं, लिटरेचर रहते हैं, आर्ट्स रहते हैं, सोशल साइंस एंड सोशल सर्विसेज रहते हैं, साइंस एंड सोशल सर्विसेज रहते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी यहाँ पर देखिए आर्ट्स है, साइंस है, सोशल सर्विस है, साइंस एंड सोशल सर्विस नहीं, सोशल सर्विस, साइंस एंड आर्ट्स है, आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज। तो यहाँ पर लिटरेचर ऐड करना था, तो इनका आंसर रहता है ए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, थोड़ी सी यह क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें पूछा गया है तो लिटरेचर है, आर्ट्स है, साइंस, और यहाँ पर जो ऑप्शन है थोड़े से डबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखना एक कंसेप्ट क्लियर होनी जरूरी है कि हमें 12 नॉमिनी मेंबर्स जो भी वहाँ कहाँ से आते हैं, तो लास्ट से आते हैं, यानी लास्ट यानी लिटरेचर है। यह हमें ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए कि लास्ट यानी क्या होता है। लिटरेचर रहते हैं, आर्ट्स रहते हैं, सोशल साइंस और सोशल साइंस एंड साइंस में रहते हैं, सोशल सर्विस एंड साइंस में जो भी व्यक्तिगत रहती है, जो भी बड़े लोग रहते हैं उनमें क्या किया जाता है, 12 नॉमिनी मेंबर्स क्या करते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं फ्रॉम प्रेसिडेंट से, बाय प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो इनके साथ ही हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट कैसा रहता है और यहाँ पर कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस में जो भी व्यक्ति जो हैविंग अ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट विद सच मैटर्स ऑफ दिस थिंग्स, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट उन्होंने क्या करते हैं, 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द
क्लॉज, ठीक है, नॉट मोर देन 238 प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जो भी यूनियन टेरिटरीज और 80 जो स्टेट में मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 12 नॉमिनी जो है वहां पर प्रेसिडेंट द्वारा क्या करते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट वुड हैव बीन मेड ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इनमें से भारतीय संसद में किन घटकों से बनी होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एंड लास्ट वन इज दैट राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोकसभा। यहाँ में पूछा गया है कि भारतीय संसद में कौन कौन सी घटकों का, कौन कौन सी चीजों का क्या होता है, वह बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गवर्नर जो भी होते हैं वह स्टेट लेवल में काम करते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल में गवर्नर काम करते हैं तो वह पार्लियामेंट में इंक्लूड नहीं हो सकते, इसलिए यह जो ऑप्शन है वह एलिमिनेट हो सकता है। जहां भी गवर्नर है वहां से यह ऑप्शन क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेसिडेंट हो सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा भी, ठीक है। राज्यसभा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लोकसभा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद यानी जो भी रहती वह स्टेट पर रहती है, वह पार्लियामेंट पर नहीं इंक्लूड होती। लेकिन पार्लियामेंट पर हम देख सकते कि प्रेसिडेंट रहते, प्रेसिडेंट, देन लोकसभा रहती है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट से क्या बनती है, पार्लियामेंट हमारी बनती है। तो यहाँ पर यह दिए हुए ऑप्शन पर कहाँ पर मिलता है, तो बी पर मिलता है, इसीलिए इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट बी है, ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, इफ अ मेंबर absent himself from parliament for dash days without permission of the house, his her seat may be declared vacant, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया है 16 डेज, बी में दिया है 19 डेज, थर्ड इज दैट 100 डेज और लास्ट वन इज 180 डेज। यानी यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना किन दिनों के लिए संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट कब रिक्त घोषित की जा सकती है, कितने दिनों बाद वह घोषित की जा सकती है, 16 दिन के बाद, 19 दिन के बाद, 100 दिन के बाद या 118 दिन के बाद वह जो भी सीट है वह क्या कर सकती है, रिक्त घोषित की जा सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी कोई भी सदन की अनुमति नहीं लेते बिना जो कोई भी एब्सेंट रहता है, संसद के अनुपस्थित में रहते, तो उनकी सीट रिक्त घोषित करने की घोषणा की जाती है। लेकिन किन दिनों में की जाती है, तो वह हम देख सकते हैं कि वह 100 डेज में नहीं रह सकते, साथ ही 19 डेज में भी नहीं कर सकते। लेकिन आप जब भी सलग जो भी 50 से 60 डेज तक जब भी वह क्या कर सकते हैं, 50 to 60 डेज जब तक वह अब्सेंट रहे तो उनके लिए क्या करते हैं, वह जगह जो है रिक्त घोषित करते हैं। इसके साथ ही 60 डेज जो रहता है कंटिन्यूसली 60 डेज जब भी पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस सीट में भी डिक्लेयर वैकेंट कब कर सकते हैं, जब भी वह 60 डेज कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट ए 16 डेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या वाइस प्रेसिडेंट, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी हमारे धन विधेयक रहता है, मनी बिल रहता है, वह मनी बिल जो है कि नहीं वह कौन डिक्लेयर करता है, ठीक है। हु इज डिसाइडेड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनी बिल क्या होता है, तो मनी बिल 110 द मनी बिल आर्टिकल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड अनदर फाइनेंशियल इश्यूज आर addressed in money bill. A money bill also are bills that deal with the financial issues such as taxation, public spending, and so on. This legislation have provision and address all some of the issues listed in article in 110. It is a very important article. Then you have remembered, ठीक है, learn it. स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या करते थे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वह डिसाइड करते वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकते। यानी मनी बिल कहाँ पर पहले से प्रेजेंट किया जाता है, तो वह लोकसभा में किया जाता है। इसी कारण लोकसभा में करने के कारण स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो भी होते वह डिसाइड करते कि वेदर दिस इज मनी बिल और नॉट। इसी कारण इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी
that decides, Speaker of the Lok Sabha decides whether a bill is a money bill or not. That is the answer is a C. ठीक है. Then here the Rajya Sabha cannot amend or reject the money bill. Rajya Sabha has the power to detain for a maximum 14 days. After passing the Lok Sabha, the money bill is sent to the President for his approval, and in this case money measures, there is no provision for a joint sitting. It is a very important sentence that joint sitting money bill के लिए नहीं मौजूद होती है. ठीक है. इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट consider following statement in respect of provision for removing deadlock between the two houses of the parliament. After a bill has been passed by one house and transmitted to the other house, the president may notify to the houses its intention to the summon of a joint sitting. joint sitting के लिए महत्वपूर्ण किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित होने पर दूसरे सदन में प्रेषित होने के बाद राष्ट्रपति सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाने के लिए अपने इरादे के बारे में सूचित करते हैं. लेकिन कब करते हैं? इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर्स. ओके, द अदर हाउस. द बिल कब कर सकते हैं? वह द बिल इज यानी द विधेयक दूसरे सदन के लिए विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह क्या कर सकते हैं? ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं. या second statement is that the houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill. यानी सदन अंततः विधेयक किए जाने वाले संशोधन पर क्या हो सकते हैं? डिसएग्रीड हो सकते हैं. इसी कारण हो सकता है. या थर्ड सेंटेंस इज दैट more than 3 months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it. यानी दूसरे सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है और विधेयक उसके द्वारा क्या हो सकता है? पारित नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ आर करेक्ट. यहाँ से जो भी स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दिए हुए इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट यहाँ पर हमें बताया गया. ठीक है. तो द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस हो सकता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं. देन द हाउसेस हैव फाइनली डिसाइडेड एंड टू द अमेंडमेंट्स टू बी made in the bill. It is a very important thing that very important reason that to allow the joint sitting. तो यह भी सेंटेंस क्या है? सही है. तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है आपका? नेक्स्ट सेंटेंस यानी यहाँ पर हमें बताया गया है कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति की तारीख 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है और विधेयक उसके द्वारा पारित नहीं किया जाता. तो यह जो सेंटेंस वह क्या है? गलत है. इसी कारण जो सही सेंटेंस हमें बताया गया यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड गलत है. तो इसके साथ इनका जो आंसर रहेगा वह रहेगा बी. तो आंसर इज दैट बी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following tools of control may be adopted for raising a discussion in the house on a matter of urgent public importance. It's very important that अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सदन में चर्चा शुरू करने के लिए नियंत्रण का निम्नलिखित से कौन सा साधन जो टूल्स है वह अपनाए जा सकते हैं. यहाँ से सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन या कट मोशन. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से मोशंस है, कौन कौन से मोशन के लिए कौन कौन से रीजंस होते हैं. ये हमें ये क्वेश्चन जो यहाँ पर लिया है वह इंटेंशनली यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि यहाँ से हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से मोशन है किस पर डालते हैं, कौन कौन से अटेंशन रहते हैं, कट मोशन क्या रहता है, एडजर्नमेंट मोशन क्या रहता है, सेंसर मोशन में क्या करते हैं. तो यहाँ से एक हमें पता होना चाहिए कि सार्वजनिक महत्व के लिए जो भी किसी मामले पर सदन में चर्चा शुरू करने के लिए जो भी कंट्रोल रहता है वह कौन से साधन का अपनाएगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी एडजर्नमेंट मोशन है उन्हीं के कारण क्या कर सकते हैं? मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए एडजर्नमेंट मोशन महत्वपूर्ण रहता है. तो इसका आंसर इज दैट बी. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन क्या है. तो एडजर्नमेंट मोशन इज इंट्रोड्यूस ओनली in the Lok Sabha or to the draw the attention of the house to be definite matter of urgent public importance. हमें यहाँ पर बताया गया. It involves an elements of censure against the government. Therefore, राज्य सभा is not permitted to make use of this advice. ये पर हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि urgent motions only introduced in the Lok Sabha, not in a Rajya Sabha. Also, it is regarded as an extraordinary device as it intervenes to the normal businesses of the house. It needs the support of 15 members to be admitted. Also, the discussion on this motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes. 2 hours and 30 minutes जो भी क्या है less than
डिस्कशन नॉट लेस देन दिस वन, ठीक है। ऑल्सो फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर करने पड़ते हैं, वहाँ पे रेज अ मैटर विच इज डिफरेंट फैक्चुअल अर्जेंट एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस, नॉट कवर मोर देन वन मैटर, बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर of recent occurrence, then not raise question privilege, not require discussion on matter than that been discussed in the same session, also not deal with any matter that is under adjection of a court, and not raise any question that can be raised in the distinction motion. That is the adjournment motion is a very important to draw the attention of the house to be determined by the matter of the urgent public importance, ठीक है। इनके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट according to the constitution the Lok Sabha must meet at least, this is very easy question, the first one option is that thrice each year with no more than 2 months between the session, ठीक है। 2 months और thrice यहाँ पर पूछा गया है, बताया गया है, twice each year with no more than 3 months between session, twice each year with no more than 4 months between session, और twice each year with no more than 6 मंथ बिटवीन द सेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी संविधान के अनुसार लोकसभा की जो भी बैठक कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 6 महीने का डिफरेंस रहना चाहिए। 6 महीने का डिफरेंस जब हम बता सकते हैं तो 6 महीने में 6 महीने में कितना ज़्यादा, ये 6 महीने के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसी कारण जो भी मीट होते लोकसभा के मीट जो भी होते वह कितने हो सकते हैं, तो वह 2 हो सकते हैं। इसी कारण आंसर में यहाँ पर दिया हुआ है थ्राइस नहीं है, 2 नहीं है, ट्वाइस नहीं है, 3 नहीं है, ट्वाइस 4 नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्वाइस और 6 मंथ, यानी 6 मंथ के ड्यूरेशन में ईच ईयर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो इसीलिए इसी कारण इनका जो आंसर है वह हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस ईच ईयर विथ नो मोर देन 6 मंथ्स बिटवीन सेशन। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट डी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट विच इज बाइकैमरल, प्रेसिडेंट समान सेशन ऑफ लोकसभा मस्ट meet at least twice a year with a gap not more than 6 months. The houses of parliament shall be summoned to meet twice at least every year, and 6 months shall not intervene between their last sitting is one session and the date appointed for their first sitting in the next session. Also, subject to the provision of clause, the president may from time to time summon of the houses or either houses to meet as such time and place as the king fit, then provoke the houses and dissolve the houses of the people. तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which one of the following powers of the राज्य सभा is provided in the constitution of India, ठीक है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि भारत के संविधान के राज्यसभा की निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति यानी पावर क्या की गई है, प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टू रिजेक्ट और आर्म अ मनी बिल, ठीक है, टू डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट, यहाँ पर हमने तो देख लिया था कि लोकसभा में वह तय करना होता है, तय करते हैं, ठीक है। टू वोट फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय के लिए मतदान करना वगैरह राज्यसभा नहीं करती है। टू डिले अ मनी बिल फॉर पीरियड नॉट एक्सीड 14 डेज, यहाँ पर हमें पूछा गया कि फॉलोइंग पावर्स ऑफ द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करना, टू रिजेक्ट और अमेंड अ बिल, धन विधेयक को राज्यसभा कभी भी रिजेक्ट नहीं करती। इसी कारण यह जो ऑप्शन है वह क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। साथ ही यह तय करना कोई धन विधेयक है कि नहीं, यह कौन तय करता है, लोकसभा का जो भी स्पीकर होते वह तय करते। इसी कारण ये भी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट C1 टू वोट फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए मतदान करना ये भी राज्यसभा का क्या है, पावर नहीं है, कार्य नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट वन इज दैट द धन विधेयक को 14 दिनों से अधिक अवधि के लिए विलंबित न करना, विलंबित करना यानी 14 दिनों से ज़्यादा 14 दिनों के अंदर ही धन विधेयक को क्या कर सकते हैं, पास करना बहुत ही जरूर है राज्यसभा द्वारा। तो इनका जो भी महत्वपूर्ण पावर है वही हमें दिखाई देती है आंसर डी में। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इज दैट डी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट द स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर पासिंग ऑफ अ मनी बिल इन पार्लियामेंट, जो भी हमने देख लेते हैं राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज विद और विदाउट रिकमेंडेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके रिकमेंडेशन हो सकते हैं उन्हीं के साथ आप भेज सकते हैं, यानी रिकमेंडेशन नहीं हो सकती तो भी आप 14 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यानी राज्यसभा क्या कर सकते हैं, राज्यसभा जो भी मनी बिल है वह लोकसभा में क्या करती है,
पहुंच सकती है, लोकसभा में दे सकती है, ठीक है। द लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी रिकमेंडेशन मेड बाय द राज्यसभा। इफ द लोकसभा एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, the bill is deemed to have been passed by both houses in the modified form. Or if the Lok Sabha does not accept any recommendation, the bill is deemed to have passed by both houses in the form of originally passed by the Lok Sabha without any changes. ठीक है, तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न the bill to the Lok Sabha within 14 days, it is a very important sentence that if the Rajya Sabha does not return the bill to the Lok Sabha within 14 days, the bill is deemed to have been passed by both houses in the form of originally passed by the Lok Sabha. ठीक है, the Lok Sabha has more powers, that means that the Lok Sabha has more powers than the Rajya Sabha with regard to only money bill. ठीक है, it is very important. Then next question is that which one of the following statement is not correct. यहाँ पर हमें not correct में पूछा गया, मैंने बार बार कह दिया कि आपको स्टेटमेंट में यानी क्वेश्चन में कौन सी बात हमें पूछी गई, इनमें से हमें क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कर। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो हमें देखना पड़े कि कौन कौन से क्वेश्चन ईजी है, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कौन कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना जरूरी है। यानी इनका मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आते हैं तो हमें बताना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, जो भी दिया हुआ है उन्हें हमें राउंड करने की आदत डालनी ही पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के मोड में, एग्जाम के पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होने के कारण हम कभी भी करंट ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा पढ़ सकते हैं और यानी क्या हो सकता है कि करंट जो भी रहेगा इनमें से हमको मालूम हो तो जल्द से जल्द हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसे टिक करते हैं और आंसर वह गलत हो सकते हैं। तो इसी कारण यह जो भी गलती है वह कम से कम होने के लिए और नहीं होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें से ज़्यादा हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन जितना भी पूछा गया कितना भी बड़ा हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने के बाद हमें तो ध्यान से पढ़ना चाहिए कि इनमें से हमें क्या बताया गया है, ठीक है। इसी कारण आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर आप 50% आपकी जो लड़ाई है वो आप लड़ सकते हैं, ठीक है। 50% लड़ाई है, ऐसे मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ते तो जो भी आपकी घबराहट रहती है, जो भी प्रेशर रहता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। जो भी हमारे ऑनलाइन एग्जाम रहते हैं, ऑफलाइन एग्जाम रहते हैं, इन्हीं के कारण 100 क्वेश्चन जब भी रहते वहाँ से हम 2 आवर्स में हम थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाती है, हमारे लिए थकान आती है। तो इसी कारण हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत ही लेंदी होता है हमारे लिए, ठीक है। यूजीसी नेट का पेपर जो रहता है आपने देखा ही होगा कि बहुत लेंदी और बहुत थकान आती है पेपर जब भी हम सॉल्व करते हैं इसी टाइम पे, जो भी हमारे एग्जाम का ड्यूरेशन रहता है इनके टाइम। तो एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम पीरियड में हमारा टेम्परामेंट यानी हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कैसे माइंडसेट जो है वो कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेट कैसा रहना चाहिए, इसी में ज़्यादा हमको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आपकी पढ़ाई कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो भी हमारे टेक्निक से, हमारे जो भी मेथड से और जो भी हमारा माइंड जो कूल रखने का जो भी तरीका है वही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम के समय यानी एग्जाम के हॉल पर आपका जो भी माइंड है वो बहुत ही कूल होना चाहिए, बहुत ही कांस्टेंट होना चाहिए। यानी आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्वेश्चन के आंसर देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। इसी कारण आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। जब भी आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से आंसर देते हो, तो आपके क्वेश्चन के नंबर क्या होते हैं, यानी आपके सही होने का नंबर क्या होता है, बढ़ सकते हैं। इसी कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कूल रहना होता है, जितना भी शांत रहना होता है, उतना ही ज़्यादा शांत रहने से कोशिश करनी चाहिए। और शांत रहने से आपको क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसी कारण आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन है वहाँ से हमको पूरी शांतता से साथ पढ़ना है। और थोड़ा सा आप ब्रेक भी ले सकते हैं, थोड़ा सा गैप भी ले सकते हैं, हमें क्या पूछा है, कुछ पूछा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या बोलते हैं, जब भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में यूनिट 7 आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, या किसी का यूनिट 10 रहेगा, किसी का यूनिट 4 रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिट 4 ये है तो कंपेयर टू पॉलिटिकल साइंस कहाँ से शुरू होते हैं, इसी से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नहीं, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंडियन इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेरा
प्लस पॉइंट है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मैं क्वेश्चन क्या कर सकती हूँ, आउट ऑफ ले सकता हूँ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, वहाँ पर जाकर इस क्वेश्चन के साथ भी हम जारी कर सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। ये कॉन्फिडेंस है चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है हमारे एग्जाम के लिए। और ये कॉन्फिडेंस और ये कांस्टेंट रहने के लिए हमें बहुत ही क्या करना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। मैंने बार बार कहा, जब भी आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ तो कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई पूरी हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जब भी पीजी तक आप पढ़ाई करते आए हो, तो एमए पॉलिटिकल साइंस में आप करते आए हो, तो आपने पढ़ाई की है, ठीक है। जिसको 55+ मार्क्स मिले उन्हीं को ही यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए परमिशन है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के साथ आप स्मार्ट ट्रिक्स जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की कोशिश कीजिए। यानी आपको यह एग्जाम निकलने के लिए बहुत ही क्या हो सकती है, इसकी बहुत ही हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो इसी कारण आपको जब भी इनके बारे में जब भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और जल्द से जल्द आप इस सेशन के लिए, इस कोर्स के लिए भी जुड़े रह सकते हो, जिसमें से आप एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमें नॉट करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर जो भी कथन दिए हुए उनमें से कोई सही नहीं है, यहाँ पर हमें बताए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज दैट देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ allocation of seats in the Lok Sabha upon the completion of each census, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इफ फॉर अ पीरियड of 16 days a member of either house is absent without permission of the house from all meetings thereof, the house may be declare his seat vacant। इसी को हमने अभी भी देखा था, तो यह क्या था, हमारा सही था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट द राज्यसभा अप्रूव्स मनी बिल after it has been passed by the Lok Sabha, okay। And last one is that the Attorney General of India has the right to speak in and otherwise to take part in the proceeding of either house of the पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल रहते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन के कार्यों के बोलने और अन्यथा भाग लेने का उन्हें क्या होता है, अधिकार होता है, लेकिन उन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन यह सेंटेंस हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो भी हमें यहाँ पर पूछा गया, जो भी यहाँ पर हमें बताया गया, वही सेंटेंस क्या है, सही है। तो यहाँ पर बी सही है, बी सही है। और ए के बारे में देख सकते हैं कि देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीएडजस्टमेंट ऑफ अलोकेशन, ठीक है। भारत के संविधान में जो भी प्रत्येक जनगणना के पूरे होने बाद लोकसभा में सीटों के आवंटन के पुनः समायोजन का क्या होता है, प्रावधान किया जाता है। इसी कारण यह भी क्या होता है, यह भी सेंटेंस क्या है, सही है। तो यहाँ पर सी में हमें क्या दिया था, राज्यसभा अप्रूव्स मनी बिल आफ्टर इट हैज बीन पास बाय लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा धन विधेयक को मंजूरी देती है। यहाँ पर मंजूरी देती है ऐसा नहीं, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। रिकमेंडेशन हो तो देती है, रिकमेंड नहीं हो तो भी देते हैं। और उसके बाद जब भी लोकसभा में जाता है वहां पर क्या होता है, वह मंजूर होता है। यानी पार्लियामेंट जब भी कहते हैं तो राज्यसभा का जब भी हम विचार करते हैं तो ओनली राज्यसभा धन विधेयक को मंजूर देने के बाद जल्दी उनका मनी बिल नहीं होता। तो राज्यसभा से फिर से वह रिकमेंडेशन विद और विदाउट रिकमेंडेशन लोकसभा में जाता है। लोकसभा में फिर से वो पारित होने के बाद क्या होता है, फिर से वह मनी बिल जारी होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही इनका जो आंसर है, जो भी कथन सही नहीं है, वह कौन सा है, तो आंसर इज दैट सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ज्वाइंट session of the two houses of the parliament chaired by the, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति है, या भारत के पंतप्रधान है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी हमारी ज्वाइंट सिटिंग रहती है पार्लियामेंट की, कब रहती है, पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ज्वाइंट सेशन रहते हो पार्लियामेंट
कौन बुलाते, तो प्रेसिडेंट बुलाते, कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 108 जो है 108 जो भी है वो ज्वाइंट सेशन के लिए बताया जाता है, ठीक है। और प्रिसाइड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन द अब्सेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी ज्वाइंट सेशन होता है वह लोकसभा और राज्यसभा को जो भी कोई दिक्कत आए तो वहाँ पर हमें ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता है फ्रॉम बाय प्रेसिडेंट से बुलाना। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह चेयर कौन करता है, यानी अध्यक्षता कौन रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहते हैं वह अध्यक्ष रहते हैं। तो इनका आंसर है, आंसर इज दैट बी। बट स्पीकर ऑफ द लोकसभा जब भी मौजूद नहीं है, वहाँ एब्सेंट रहे, तो वहाँ पर इन देयर अब्सेंस डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहते हैं। इनके साथ ही वह नहीं रहते, डेप्यूटी स्पीकर भी क्या कर सकते हैं, इनकी अध्यक्षता रह सकते हैं। डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होते, तो यहाँ पर जब भी मुझे लोकसभा होती है, लोकसभा के जो भी अध्यक्ष है उनके लिए रहता है, डिप्यूटी स्पीकर है उनके लिए होते हैं। और यह दोनों भी अब्सेंट रहे तो राज्यसभा में जाती है। राज्यसभा में जब भी जाते हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते, जो भी राज्यसभा के सभापति जो होते, वही संसद दोनों सदनों के सत्र जो है ज्वाइंट सेशन है उनके अध्यक्ष नहीं होते। तो वहाँ कौन होते हैं, तो डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वह क्या होते हैं, वह यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। यहाँ ध्यान में देने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि ज्वाइंट सेशन रहते हैं, ज्वाइंट सेशन के जो भी पार्लियामेंट होते हैं उनकी अध्यक्षता कभी भी जो राज्यसभा के चेयरपर्सन रहते हैं, यानी जो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो कभी भी उनके अध्यक्ष नहीं होते। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो सकते हैं, और जो भी वो दोनों भी अब्सेंट रहे तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो भी रहते वह क्या कर सकते हैं, अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो अध्यक्ष रहते वह कभी भी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं होते, ठीक है। तो इसके साथ ही इनका आंसर जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, ठीक है। Then the chairperson of the Rajya Sabha, who is the vice president of India, does not preside over the joint session if any of the above officers are not present. Then any other members of the parliament can preside by consent of both of the houses, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया था वही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which among the following is a correct function of public accounts committee, which very important committees about parliamentary, that निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति का सही कार्य है। हमें यहाँ पर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या बताया है, कार्य यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि if works under president of India, option is that if works under president of India and creates accounts of various ministries. Next one is that it works under the control and auditor generals of India and prepares accounts. Then next one is it is a parliamentary committee which gives report on non-planned expenditure of the government. Last one is that it is a parliamentary committee which scrutinizes this report of the control and ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि लोक लेखा समिति का सही कार्य कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह भारत के राष्ट्रपति के अधीन काम करता है, वह विभिन्न मंत्रालय के लिए खाते बनाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, भारत के राष्ट्रपति के अधीन काम नहीं करता और विभिन्न मंत्रालय के लिए खाते भी नहीं बनाते, इसलिए यह लिमिट हो सकता है। यह भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करे और खाते नहीं, एक किसके अधीन कार्य नहीं करता, तो वह क्या करता है, जो भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उनकी जो भी रिपोर्ट है उनकी रिपोर्ट जांच करने का काम जो है वह लोक लेखा समिति करती है, उनके लिए वह क्या है, ये भी आंसर गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट यह एक संसदीय समिति है जो सरकार के गैर योजना व्यय पर रिपोर्ट नहीं, जो भी गैर योजना नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पर कोई भी रिपोर्ट नहीं देते। लास्ट वन इज दैट यह एक संसदीय समिति है जो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की क्या करती है, जांच करती है। एक्चुअली यह सही है, जो भी इट इज पार्लियामेंट्री कमेटी विच स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका साथ ही इसका आंसर जो होता है, आंसर इज दैट डी है, ठीक है। तो फंक्शन हमें यहाँ पर बताया जा सकते हैं कि पब्लिक कमेटी अकाउंट की टू एग्जामिन द अकाउंट्स showing the appropriation of the sums granted by the house to meet expenditure annual finance accounts of the government and such other accounts laid before the house of the committee may be think it fit except those relating to public undertaking are allotted the committee on public undertaking. Apart from the reports of the Controller and Auditor General of India on appropriation accounts of government, the committee it is very important, the committee examines the various audits report of the CAG on revenue receipts expenditure by
various minister departments and government that accounts of autonomous body. Then the committee looks upon the saving arising from incorrect estimates or other defects in the procedure no more leniently than it does अपॉन एक्सिस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पब्लिक अमाउंट कमिटी जो हमारे वह क्या करती है, तो वह जो भी कैग है हमारे कैग से रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑन रेवेन्यू रिसीप्ट्स वगैरह जो है वह क्या कर सकते हैं, वह उनकी जांच करते हैं। तो व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनॉग्रेटेड? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 28 जनवरी 1950, 13 जनवरी 1949। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहली बार उद्घाटन कब हुआ था? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जो भी तारीख है, यानी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अपेक्स जुडिशियल बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल जो हमारे आर्टिकल 124 जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वही आर्टिकल 124 में हमें लिखा गया है। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जनवरी, ठीक है, ऑन जनवरी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जनवरी 28 1950 में 2 days आफ्टर द इंडिया become a sovereign democratic republic and the Supreme Court was inaugurated. The date of the 28 January 1950, यह डेट जो भी है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है आंसर इज दैट सी है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इन पर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद inaugurated at the present building of the Supreme Court of India on August 4, 1958. On January 28, 1950, 2 days after the India became a sovereign democratic republic and the Supreme Court was inaugurated. Then, which among the following is the correct age of retirement of judge ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, 16 ईयर्स, 58 ईयर्स, 65 ईयर्स या 62 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि निम्नलिखित से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की सही आयु कौन सी है? तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए, ये प्रॉपरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस जो भी उनकी आयु कितने 60 ईयर तो नहीं है, 58 भी नहीं है, लेकिन इनमें दोनों से हो सकती है। 62 ईयर जो है वह एससी के और 65 ये है एससी के है। ठीक है, यहाँ पर हम मालूम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65 ईयर। हाउएवर देयर हैव बीन suggestion including from the judges of the Supreme Court of India to provide for a fixed term for the judges. There include the Chief Justice of India, and also originally the age of the retirement of the judges of the High Court was fixed at the 60, but it was raised to 62. कब किया था रेज? तो 1963 में रेज किया था। यहाँ पर हमारे दो बिट्स यहाँ पर हो सकते हैं, यानी एससी का जो भी एज रहेगा रिटायरमेंट का वह एससी यानी हाई कोर्ट का एज रहेगा वह 62 ईयर्स रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, दैट इज 65 ईयर्स। विच अमंग द फॉलोइंग, यानी द रिटायरमेंट एज ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु डिटरमाइंस द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी नंबर जजेस के होते वह कौन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कर सकते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थ्रू लॉज मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, द प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं या द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो भी संख्या निर्धारित करते हैं वह स्वयं सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यह एलिमिनेट हो सकते हैं। प्रधानमंत्री अकेले नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी है वह अपेक्स बॉडी है, जो भी जुडिशरी सिस्टम की अपेक्स बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसी कारण प्रधानमंत्री मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हर बार 5 साल के बाद क्या होते चेंजेस होते, जो भी सत्ता होती है वह चेंज होती है। इसी कारण प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो भी नंबर से जजेस के नंबर है वो डिसाइड नहीं होती। इसीलिए कौन कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थ्रू लॉज मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर पार्लियामेंट कर सकते हैं, वो भी कैसे कि भारत की संसद हालांकि समय समय पर कानून बदल कर या कानून बनाते हैं वहां पर क्या करते हैं जजेस के नंबर बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट सी, जो पार्लियामेंट है वह डिटरमाइन करता है कि नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आंसर इज दैट बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which one of the following is a false
विद रिगार्ड्स टू द क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमें पूछा गया, मैंने बार बार कहा है कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि वहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यहाँ पर हमें नॉट करेक्ट बताए, फॉल्स बताए। किनके बारे में बताए, तो क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस के बारे में, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनके क्वालिफिकेशन के बारे में जो भी यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है वही हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज दैट he should be citizen of India. Next one, he should have been a judge of High Court of 2 or more such courts for at last 10 years, ठीक है। should have been a distinguished jurist and last one is that none of these, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया जा सकता है कि हमें पूछा गया है कि गलत कौन सा है, यानी गलत यानी योग्य नहीं अयोग्य है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए, इसलिए वह आंसर सही हो सकते हैं। उसे कम से कम 10 वर्षों तक ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। 10 नहीं, यहाँ पर 5 वर्षों तक है, ठीक है। इसके साथ ही एक प्रतिष्ठित न्याय विवाद होना चाहिए, एब्सोल्यूट करेक्ट, हैव शुड बीन डिस्टिंग्विश्ड जूरी एंड इनमें से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर 5 होना चाहिए, इसलिए इनका आंसर जो है आंसर इज दैट बी है। तो देखते हैं कैसे है। तो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जजेस क्या है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 3 क्लॉज में आपने क्या दिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट if he is or she, a person must be a citizen of India. It is very important, yes. Then next one is that must have served as a judge of high court for at least 5 years. यहाँ पर हमें 10 years दिया था, इसलिए वह क्या होता, फॉल्स था, गलत था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 years चाहिए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years और 2 such courts in succession, ठीक। अल्टरनेटिवली मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट, हाई कोर्ट में 10 years और 2 more such courts सेक्शन। यहाँ पर हमें एडवोकेट जो रहना चाहिए, यहाँ पर जज होना चाहिए वह 5 years के लिए, और एडवोकेट जो होना चाहिए वह 10 years के लिए होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस क्या है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी ओरिजिनल जुडिक्शन है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के, वह कौन सी नहीं, यहाँ पर फिर से बताया गया है कि इज नॉट, यहाँ पर हमें अंडरलाइन करना है कि हमें क्या बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वन इज दैट डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट डिस्प्यूट्स between the government and India and one state. Next, dispute between the government of India and more than one state, dispute between states. Okay, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के मूलभूत अधिकार क्षेत्र कौन कौन से, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय यहाँ पर कौन से भी इंडिविजुअल व्यक्ति के बीच में जो भी विवाद है वही नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर भारत सरकार होते हैं, भारत सरकार एक और 2 स्टेट होते हैं, और स्टेट के बीच में, राज्यों के बीच में जो भी विवाद है उनके लिए वह उनका अधिकार मूल अधिकार क्षेत्र रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राज्यों के बीच विवाद हो सकता है, भारत सरकार एक से अधिक राज्यों के बाद भी विवाद, या भारत सरकार और एक राज्य के बीच भी विवाद है, लेकिन भारत सरकार और एक व्यक्ति के बीच इंडिविजुअलिज्म जो भी है वहाँ उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसी कारण इनका जो आंसर है, जो भी निम्नलिखित में जो मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होता वही है भारत सरकार और एक व्यक्ति के बीच विवाद, ये वही ए आंसर है, ठीक है। तो आंसर इज दैट ए है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है, द सेंटर एंड द वन मोर स्टेट, हमने कहा था द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट वन साइड एंड वन or more state on another side or between 2 or more state. In the above federal dispute, the Supreme Court has exclusively original jurisdiction. Further, this jurisdiction of the Supreme Court does not extend the following, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी इंडिविजुअल जो भी एक्टिविटीज होती है वह सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following has the power to extend the jurisdiction of the Supreme Court of India, ठीक है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि निम्नलिखित में किसके पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र जो बढ़ाने की शक्ति होती है, लोकसभा में होती है, राज्यसभा में होती है, प्रेसिडेंट में होती है या पार्लियामेंट में होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में भी हो सकती है, प्रेसिडेंट भी साइन करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर दोनों भी अलग हो सकते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं पार्लियामेंट ऐसी चीज है, पार्लियामेंट ऐसी है कि यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा दोनों भी इंक्लूड होते हैं। इसी कारण जो भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की जो भी पावर है वह किसके पास होती है, वह पार्लियामेंट के पास होती है। इसी कारण का आंसर जो है, आंसर इज दैट डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that judicial review in India based on convention procedure established by law, rule of law या due process of। यहाँ पर हमें बताया गया है कि भारत में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित होती है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी जुडिशियल रिव्यू है यहाँ पर किससे बनाया होता है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, भारत में न्यायिक समीक्षा पर आधारित होता है। इसलिए इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट बी, जो भी न्यायिक समीक्षा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित होती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हम देख सकते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय, इट मींस दैट अ लॉ enacted by the legislature on the concerned body is valid only the correct procedure have been as a followed to their letter. Due process of law doctrine that not only checks if there is law deprive the fine personal liberty, then personal liberty of a person, but also ensure that the law is made fair and just है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज that was the previous year's question, ठीक है। Which of the following provisions have been made by the constitution to safeguard and ensure the independent and impartial function of the सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए, कौन कौन से सेंटेंस पर हमें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य प्रणाली की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित से कौन से प्रावधान बनाए गए, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, security of tenure of the judges, exactly expense made from the consolidated funds of India, staff is appointed after the consultation with Chief Justice of India, select the करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्ट्स बिलो। यहाँ पर हमें यहाँ पर जो भी करेक्ट वो आंसर क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी कौन कौन से प्रावधान रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टाफ की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही हो जाती है, स्टेटमेंट गलत है। यानी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, तो जो न्यायाधीश की नियुक्ति का एक तरीका जो है यहाँ पर हमारा प्रावधान गलत नहीं है, करेक्ट है। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जजेस, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड जो भी आंसर है वही हमारा आंसर होगा। 3 जो है एक्सपेंस मेड फ्रॉम द कंसिडर्ड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से किया गया, वह जो भी सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली का सुरक्षा या सुनिश्चित करने के लिए नहीं चाहते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देन सी इज द करेक्ट आंसर, जो भी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो भी है वहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है। तो आंसर इज दैट सी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन सेफगार्ड एंड इंश्योर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा, सिक्योरिटी टेन्योर रहेगा, एक्सपेंस चार्ज ऑफ कंसिडर्ड फंड रहेगा, फ्रीडम टू द अपॉइंटमेंट इज स्टाफ, ये भी रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ हाई कोर्ट हैज अथॉरिटी टू, क्या अथॉरिटी हाई कोर्ट को पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, टेंडर एडवाइस ऑन अ लीगल क्वेश्चन रेफर्ड to it by the President of India, tender advice on a legal question referred to it by the government of the state, then issue certain writs for the enforcement of the fundamental rights for or for other purpose. Which of the statement given above is the correct? यहाँ पर भी हमें करेक्ट सेंटेंस जो भी है वहाँ हमें पूछा गया कि यहाँ पर पूछा गया एक उच्च न्यायालय को क्या अधिकार है, ठीक है। एक उच्च न्यायालय को क्या अधिकार है यहाँ पर हमें बताएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो भी पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट हो सकते हैं, अवनति के लिए सजा देना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्न पर निवेदन है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर टेंडर एडवाइस ऑन लीगल क्वेश्चन रेफर्ड प्रेसिडेंट के बारे में नहीं ऐसे में दिया जाता है। साथ ही राज्य के राज्यपाल संदर्भ कानूनी प्रश्न पर भी निवेदन, यही भी नहीं हो सकता, ये भी हमें सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। तो हम क्या सकते हैं, मौलिक अधिकार को लागू करने या अन्य उद्देश्य के लिए कुछ रेट जारी करना, ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ सेंटेंस जहाँ पर भी होगा वही क्या हो सकता है, हमारा आंसर हो सकता है। तो इसके साथ ही इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं हाई कोर्ट कैन पनिश और एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेंट, thus its action and decision cannot be criticized and opposed by anybody. This power is vested in the High Court, maintain its authority, dignity and honor.
Also, Article 143 of the Indian Constitution confers upon the Supreme Court advisory jurisdiction. The President may seek the opinion of the Supreme Court on any question of law, fact, or public importance on which things are extended to the obtain such an opinion. And then also Article 2026 226 में हमें क्या बताया गया है तो Constitution empowers a High Court to issue writs including habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, and quo warranto for the enforcement of the fundamental rights of the citizen and for any other पर्पज. ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट मे बी मेड बाय द. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. नेक्स्ट वन इज दैट चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट. Third one is that governor of the concerned state in consultation with the Chief Justice of India. And last one, President of India after consultation with the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यानी एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्थानांतरण निम्न द्वारा क्या किया जा सकता है. तो भारत के राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कर सकते हैं या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कर सकते हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा. साथ ही भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श के बाद कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी है वहाँ पर द ट्रांसफर ऑफ द जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर इज दैट डी है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टेशन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया on transfer he is related to receive in addition of salary such as compensatory allowances as may be written by parliament. In third judge case, the Supreme Court opinion that in case of the transfer of High Court judges, Chief Justice of India should consult in addition to the collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, the Chief Justice of the 2 High Courts. Then thus the sole opinion of the Chief Justice of India does not consider consultation procedures. ठीक है, तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि who coined the term judicial activism. Okay, the who coined the term judicial activism यानी मॉन्टेस्क्यू, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, अथर स्लेक्सलिंग जूनियर, नन ऑफ द अबव. न्यायिक सक्रियता जो भी जुडिशियल एक्टिविज्म उसे कहते हैं वह किसने टर्म डिजाइन की है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन. तो इसका आंसर जो है आंसर इज दैट सी, जो आर्थर स्लेक्सलिंग जूनियर जो है उन्होंने न्यायिक सक्रियता यानी क्या की है, आर्थर स्लेक्सलिंग ने द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म वही क्या की है, पॉइंट की है. ठीक है, तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉट ट्रू. यहाँ पर हमें नॉट ट्रू बताइए यानी कौन सा सही नहीं है. जो भी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिए हुए हैं वही कौन से सही नहीं है हमें यहाँ पर बताया गया. तो यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट्स दैट रिलेट विथ ओनली द फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजन. सर्वोच्च न्यायालय केवल नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या कर सकते हैं, रीट्स जारी कर सकते हैं. बिल्कुल सही है. हाई कोर्ट्स कैन इशू रीट्स ऑन इश्यूज दैट रिलेट विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एज वेल एज अदर रीजन. ये भी बिल्कुल सही है. एज वेल एज अदर रीजन के बारे में भी हाई कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, रीट्स जारी कर सकते हैं. लेकिन देन नेक्स्ट वन थर्ड इज दैट द जुडिशियल विद रिगार्ड्स टू रीट्स इज वाइडर फॉर द हाई कोर्ट्स एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों के रीट के संबंध क्षेत्राधिकार जो भी है वही क्या है, हाई कोर्ट्स के व्यापक है. ये भी सही है. देन नेक्स्ट इज दैट द रीट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बट नेवर डिक्रीज. एग्जैक्टली, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी रीट क्षेत्राधिकार वह संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है लेकिन कभी भी वह क्या करता है, नेवर डिक्रीज है यानी कभी भी कम नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही ये जो भी फोर्थ सेंटेंस यहाँ पर हमें दिए हुए वही चारों सेंटेंस है वही क्या है, सब ट्रू है. यानी आंसर इज दैट डी है. ठीक है, आंसर इज दैट डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज द टर्म जुडिशियल रिव्यू मीन. यहाँ पर हमें पूछा गया व्हाट इज मीन बाय जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अ रिव्यू ऑफ द जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम. इट इज अ अथॉरिटी वेस्टेड इन द हैंड्स
of Supreme Court to examine whether some legislative enactment or executive order of both central and state है, then state government is following the constitution of India or not. Then judicial review means the power vested in the high courts to challenge Supreme Court of India, and last one is that none of them. यानी न्यायिक समीक्षा के बारे में जब भी हम बात करते थे यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यह एक जांच करने का अधिकार जो भी है वह सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में निहित है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कुछ विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश भारत के संविधान का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे या नहीं, ये दिखाने के लिए हमें जुडिशियल रिव्यू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए इसका जो आंसर जो है आंसर रहता है बी है। ठीक है, आंसर इज दैट बी है। नेक्स्ट वन इज दैट इट इज द अथॉरिटी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ Supreme Court to examine whether some legislative enactment or executive order of both central and state government is following the Constitution of India or not. Also, the judicial review seeks to put checks on the powers of executive, legislative with regard to the principles laid down in the Constitution of India. ठीक है, इसके साथ ही next question is that which of the following statement regarding the exercise of judicial review in India is not correct। यहाँ पर हमें not correct पूछा गया है कि यहाँ पर जो भी भारत के न्यायिक समीक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर हम अंडरलाइन करते हैं या राउंड करते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अ केस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ लॉ मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, then unanimous opinion all the judges is necessary in declaring in law null and void, then legislative enactment and executive orders may be struck down by the Supreme Court and this power is implicated in the provision of Article 13 of the Constitution। यहाँ पर हमें कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 के प्रावधान में निर आर्टिकल 13 है, बिल्कुल सही है। साथ ही लेजिस्लेटिव एनएक्टमेंट द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। ठीक है, तो किसी कानून को अमान्य घोषित करने के लिए सभी न्यायाधीश की सर्वसम्मत राय आवश्यक नहीं होती, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बी जो दिया हुआ है वही कथन क्या है, सही नहीं, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो आंसर इज दैट बी है। नेक्स्ट वन इज दैट what among the following statement is not true about the procedure to remove the judges of the Supreme Court of India। यहाँ पर जो भी रिमूव की प्रोसीजर ऑफ रिमूव बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की इनकी प्रोसीजर हमको बताना है। ठीक है, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे बी रिमूव फ्रॉम इट्स करंट ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। देयर आर ओनली 2 grounds of removal, incapacity and proven misbehavior। Then so far no judges of the Supreme Court has been removed by impeachment। Exactly, then the procedure of the removal of the judges is regulated by the Judge Inquiry 1968। ये भी सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो भी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर हमने कथन दिए हुए। यहाँ पर हम देख सकते हैं राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उसके वर्तन पर भी हमें यहाँ पर बताया गया है कि कार्यालय से हटा जा सकता है, बिल्कुल सही। निष्कासन के 2 आधार अक्षमता और दुर्व्यवहार के कारण पर हमें यहाँ पर इन लोगों को क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी की भी जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं है, ये भी सही है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा क्या होती है, विनियमित होती है। इसके साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चारों सेंटेंस दी हुई है वही सब क्या है, सही है, यानी सभी सत्य। तो इनका आंसर जो होता है आंसर इज दैट डी है। जो भी दिए हुए सारे स्टेटमेंट जो है, दिए हुए सारे जो भी कथन दिए हुए वही क्या है, सॉरी वही क्या है, सत्य नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके वर्तमान कार्य से हटाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान कार्य यहाँ पर हमें सत्य नहीं है दिखाया, नॉट ट्रू यहाँ पर बताए, लेकिन हमने सब ट्रू बताए नहीं। ये पूरे जो भी सेंटेंस दिए हुए वही सब क्या है, गलत है, यानी हमें यहाँ पर ऑल ट्रू बताया गया था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताया कि इज नॉट ट्रू, यानी हमें यहाँ पर सत्य नहीं यानी असत्य बताया गया था। लेकिन यहाँ पर असत्य कौन सा स्टेटमेंट, केवल एक स्टेटमेंट है क्या, नहीं, केवल 2 स्टेटमेंट है क्या,
3 और नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो भी कथन दिए हुए है वही क्या है, सब कथन क्या है, सब कथन सत्य है। यानी जो भी आंसर में हमें ऑप्शन में दिए हुए यहाँ पर हमें कथन सभी असत्य ऐसा नहीं दिया। यहाँ पर हमें पता है थोड़ा सा ऑप्शन में हमें यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया ऑल आर ट्रू, ऑल इज फॉल्स ऐसा नहीं दिया, ऑल आर फॉल्स ऐसे नहीं दिया। यहाँ पर ऑल आर ट्रू यानी एक जो ऑप्शन दिया वहां पर हमें बताया गया कि सब जो ऑप्शन दिए वही ट्रू है, सही है। यहाँ पर एक भी जो भी सत्य है और एक भी जो भी आपने स्टेटमेंट दिए हुए वही कौन सा भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आंसर इज दैट डी। इसके कारण है कि क्योंकि दिए हुए सब स्टेटमेंट वही सही है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हो वही गलत नहीं है। ठीक है। हु सेड दैट CAG shall be the most important officer under the Constitution of India? पंडित नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में रहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वह के इनके बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा कि क्या भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गए अधिकार हो गए। यहाँ पर पंडित नेहरू है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में कहा गया है कि शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हिज ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण जिनका भी काम रहेगा वह जो है वही CAG है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यह हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर इसी ने कहा है। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट बी। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेड दैट द CAG शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द Constitution of India. ठीक है। That which article of the Constitution of India provides for an independent office of the कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ पर फिर से हमें कंट्रोलर ऑडिटर बारे में पूछा गया है। तो आर्टिकल 148 है, आर्टिकल 144 है, आर्टिकल 147 है और आर्टिकल 151 है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं। यहाँ पर हमें आर्टिकल 148, 144, 147, 151 से कहा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से CAG के बारे में जो भी बोलते हैं तो वह क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। इसी कारण उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ पर हमें देयर शैल बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया who shall be appointed by the president by warrant under his head and shall only be removed from the office like a manner of like the grounds of जो जब तक सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनके मैनर के साथ जो भी रिमूव करना चाहते हैं प्रेसिडेंट तो वहाँ पर क्या को रिमूव कर सकते हैं। तो उनका आर्टिकल कौन सा है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया तो आर्टिकल है 148। दैट इज आंसर इज दैट ए। जो भी आर्टिकल 148 के बारे में इंडिया प्रोवाइड फॉर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। इसके साथ ही हम आर्टिकल 148 के बारे में देखते हैं कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है। ठीक है। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द बिहाफ बाय हिम। ऑफ और अफर्मेशन कौन देख सकते हैं, तो वहाँ पर 3rd शेड्यूल में उनका ओथ एंड अफर्मेशन भी मौजूद है। इसके साथ ही सैलरी होगी, अलाउंसेस होगी, वो भी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट होती है विच द बाय लॉ एंड अंटिल दे आर सो डिटरमाइंड शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द 2nd schedule provided that neither the salary of controller and auditor general nor his rights in respect of leave के साथ ही subject to the provision of the constitution and any laws made by parliament the condition of service of persons serving in the Indian audit and accounts department and the administrative power of CAG ठीक है may be prescribed by rules made by the president after the consultation with the CAG। इसके साथ ही हम देख सकते हैं 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का क्या होता है, समावेश होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह हमें प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है कि इसमें से कौन सी जो भी संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन है ऑप्शन फर्स्ट में, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, 3rd वन इज दैट नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, लास्ट वन इज दैट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। यहाँ पर हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वहाँ पर हमें बताया गया है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और कौन से
स्टैट्यूटरी बॉडीज है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखाई देते हैं, साथ ही इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वही भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। साथ ही स्टेट जो भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन रहती है तो इनका भी ये भी इंक्लूड कहाँ पर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में होते हैं। फाइनेंस कमीशन भी है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट रहते वही भी हमें यहाँ पर दिखाई देते जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। देन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन कौन कौन से है। तो नेशनल कमीशन के बारे में बताया जा सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, यानी एससी के बारे में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, साथ ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी रहते, स्पेशल ऑफिसर्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी रहती है। इनका समावेश, इनका इंक्लूड कहाँ पर रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वहाँ उनका जो समावेशन है वह हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में दिखाई देता है। तो इसके साथ इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, इनके साथ ही हम देख सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन दिस हियर। In the context of India, the constitutional body refers institution or authority that derive its powers and responsibility directly from the Constitution of India. ठीक है, it is very important words that the Constitution either directly establishes this entire or matters their creation, outlining their composition, powers, functions, and duties. These bodies are explicitly mentioned in the Constitution. मेंशन कहाँ पर किया होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किया होता है। साथ ही मेकिंग देम द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कंट्रीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सम ऑफ किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो वहाँ कौन कौन सी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, स्पेशल ऑफर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल भी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और एडवोकेट जनरल ऑफ जो भी स्टेट के रहते हैं वही भी इनका इंक्लूजन कहाँ पर रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन। ठीक है, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 3 ईयर्स और नॉट फिक्स। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है इनके अध्यक्ष का कार्यकाल हमें पूछा गया है। तो हम देख सकते हैं कि एज पर द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स जो भी है वहाँ टेन्योर ऑफ द मेंबर्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का हमें बताया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, और नेशनल कमीशन फॉर एसटी शैल नॉट ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स यहाँ पर दिया है, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ द विच यू अज्यूम सच ऑफिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन दैट सी यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन का टेन्योर कितना रहता है, तो 3 ईयर्स रहता है। और अदर जो भी है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, अदर मेंबर्स नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। 2 टर्म्स यानी 2 बार वो क्या कर सकते हैं, 6 ईयर यानी 3 ईयर्स टू 3 ईयर्स 6 ईयर्स तक रह सकते हैं, 2 टर्म तक वह अपना टेन्योर रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर हम देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा विधान सत्य है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो ये बहुत ही महत्व में आर ट्रू पूछा गया, आर नॉट ट्रू या इज नॉट ट्रू यहाँ पर पूछा गया नहीं है। तो हमें सही जो है इनमें से क्या करना है, ऑप्शन चुन लेना है। ठीक है, देन आर्टिकल 338 डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, यहाँ पर हमें आर्टिकल दिया हुआ है जो भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है कि नहीं यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट अ न्यू मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाज क्रिएटेड इन 1999। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि जो भी 1999 में जनजातीय मामलों का एक नया मंत्रालय बना गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी फर्स्ट सेंटेंस में दिखाया गया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एट इज डायरेक्टली इस्टेब्लिश्ड द आर्टिकल ऑफ जो देखकर 338 नहीं है, तो यह 338 ए में मौजूद है। ठीक है, 338 ऑफ द Constitution. The National Commission for SC and ST come into begin the passing of 65th जो भी है 65th Constitutional Amendment Act 1990
में वह मौजूद हुआ है। साथ ही द कमीशन वाज इस्टेब्लिश अंडर द आर्टिकल 338, लेकिन जो भी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए महत्वपूर्ण है वह 338A में मौजूद है, इसीलिए इनका आंसर जो है, जो भी यह सेंटेंस वह गलत है, 338 में मौजूद है। और न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाज क्रिएटेड इन 1999 है, तो इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट ओनली 2 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आंसर इज दैट डी है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी से बायफरगेट किया हुआ था। ठीक है, द एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 338 एंड इन्वेस्टेड न्यू आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कमीशन फॉर एसटी कम एग्जिस्टेंस टू 2004. It consists of chairperson, vice chairperson, 3 others members and they are appointed by the president. लेकिन जो भी 99 में क्या हुआ था, यहाँ पर हमें बताया गया था कि 1999 में जनजातीय मामलों का एक नया मंत्रालय बना गया था। ठीक, इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are function of the special officer for linguistic minority? यहाँ पर हमें linguistic minority हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो यहाँ पर भी वह क्वेश्चन पूछा गया। तो देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का जो भी कार्य होता है, फंक्शन है, वह कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, बिल्कुल सही है। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अबाउट द सेफगार्ड अवेलेबल टू देम, ये भी सही है। इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी भाषा अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का प्रभावी कार्य सुनिश्चित करना, ये भी महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी इस सेंटेंस फॉर्म में हमें दिया हुआ होते कार्य फंक्शन वगैरह, यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से पॉजिटिव कार्य रहते हैं, पॉजिटिव फंक्शंस कौन कौन से रहते हैं, उसी हिसाब से इनका आंसर रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी पॉजिटिव इफेक्ट से हम देख सकते हैं भाषा अल्पसंख्यकों के प्रदान किए सुरक्षा उपाय समय सभी मामलों की जांच करना जरूर है, साथ ही जागरूकता फैलाना जरूरी है, साथ ही सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना भी जितना ही जरूरी। इनके साथ हम देख सकते हैं जो भी 3 सेंटेंस है वो क्या है, पूरे सेंटेंस सही है। इनके लिए इनका आंसर जो है, इसका आंसर इज दैट डी है। ठीक है, अब मिशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टू इंश्योर दैट द स्टेट यूटीज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल safeguards and the nationally agreed scheme of safeguards for the linguistic minorities for provide them equal opportunities and इंक्लूसिव डेवलपमेंट। साथ ही हम अभी भी देख लिए कि फंक्शन टू है टू इंश्योर ऑल मैटर्स टू सेफगार्ड प्रोवाइड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है टू सबमिट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द रिपोर्ट ऑफ द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल एग्रीड सेफगार्ड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज रहती है, टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड थ्रू क्वेश्चनरीज, विजिट्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग एंड रिव्यू मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। Who of the following is not included in the committee constituted for the appointment of the chairman of the national human rights के बारे में यहाँ पर पूछा गया, वो है PY2 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन में दिए हुए प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा और लीडर ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वहां पर जो भी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति रहती है वहां पर निम्नलिखित से कौन से शामिल नहीं है, यहाँ पर हमें पूछे इनमें से कौन कौन शामिल होते हैं। यहाँ पर जो कमिटी रहते हैं कंसिडरेट किए होते हैं अपॉइंटमेंट द चेयरपर्सन के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन रहते थे, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहते, स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहते, इनके साथ होम मिनिस्टर रहते, गृह मंत्री भी, उनका भी समावेश होता है, गृह मंत्री भी यहाँ पर देख सकते। लीडर ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी रहते, लीडर ऑफ द मेन जो भी अपोजिशन पार्टी रहती उनके कौन रहते, लीडर रहते यहाँ पर। देन डेप्यूटी चेयरपर्सन, डेप्यूटी स्पीकर जो होते अब द राज्यसभा के, डेप्यूटी चेयरपर्सन जो रहते राज्यसभा के, डेप्यूटी स्पीकर या चेयरपर्सन राज्यसभा के रहते हुए भी यहाँ पर या इस समिति पर या इस कमेटी पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पर है ही, लोकसभा अध्यक्ष भी है, मुख्य विपक्षी दल का नेता भी है, लेकिन राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इस
कमिटी में मौजूद नहीं होते, इसी कारण इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट ए, जो प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं होते। ठीक है, इनके साथ हम देख सकते हैं कमिटी कंसिडर अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर हमने देख लिया प्राइम मिनिस्टर है, राइट। देन कौन है, लो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, होम मिनिस्टर है, लीडर अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी से रहते हैं, और स्पीकर कमीशन डिप्टी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा रहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज व्हाट इज दिस, द नेशनल ह्यूमन राइट्स इज कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मल्टीलेटरल बॉडीज है, और बोथ ए और सी है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में हमें पूछा गया है कि वह एक संवैधानिक निकाय है, संविधानिक निकाय, बहुपक्षीय संस्था है, और बोथ ए और सी दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो भी है वह कॉन्स्टिट्यूशन में उनका आर्टिकल थ्रू इंक्लूड किया है क्या, नहीं किया। मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल भी बॉडीज है, तो वह क्या है, वही स्टैट्यूटरी बॉडीज है दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। जो भी एक्ट पार्लियामेंट में पास होते हैं उन्हीं को स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। वहाँ पर हम देख सकते हैं नेशनल कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी कंसिडर्ड ऑन 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में यह कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993। ठीक है, प्रेजेंटली इट इज अ कंप्राइज द स्पीकर एंड 4 मेंबर्स इन इट इज दिस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वह क्या है, वही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए नेशनल कमीशन यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इनके सॉरी साथ ही स्टैट्यूटरी बॉडी वही भी है, और साथ ही मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय संस्था भी है। इन्हीं के कारण ए और सी जो है दोनों क्या है, सही है। तो इसका आंसर जो आंसर इज दैट डी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेजेंटली इट कॉम्प्रोमाइज द स्पीकर एंड द 4 मेंबर्स सिंस दिस इज अ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट, इसके साथ वह आंसर सही दिया है। ठीक है, इनके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उनके अध्यक्ष का कार्यकाल हमें यहाँ पर पूछा गया है। 5 years ऑफ और अप टू 62 years ऑफ एज, 5 years और अप टू 65 years 65 years ऑफ एज, देन 6 years और अप टू 65 years ऑफ एज, देन 5 years और अप टू 70 years एज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के रहती है, उनका चेयरमैन का जो भी टेन्योर रहता है वह 5 years अप टू 70 years ऑफ द एज तक रहता है। इनके साथ इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष हो गई है, यहाँ पर हमें पूछा गया। तो हम देख सकते हैं 1992, 1991, 1990 या 1993। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द यूनियन गवर्नमेंट सेट अप द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अंडर द नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट जो हुआ था वह 1992 में हुआ था। इनिशियली यहाँ पर 5 रिलीजन्स थे। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1992 में हुआ है जो भी इनेक्टमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, द माइनॉरिटी कमीशन बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड रीनेम एज अ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, एंड द फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन वाज सेट अप इन द 17 मई इन 1993। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो है वह 1992 में हुए। तो इसका इसीलिए इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट है ए है। ठीक है, साथ ही हम देख सकते हैं इनका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो द यूनियन गवर्नमेंट सेट अप द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 में। इनिशियली 5 रिलीजन्स थे, वहाँ पर कौन कौन से कम्युनिटीज थे, तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड ज़ेरोस्ट्रियन, पारसी जिसे कहते हैं, वेर नोटिफाई द माइनॉरिटी कम्युनिटीज बाय द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। साथ ही विद द इनेक्टमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, द माइनॉरिटीज कमीशन बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड रीनेम्ड एज National Commission for Minorities, and the first statutory National Commission was set up in 17 May 1993 है। ठीक है, इसके
और आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और तो आपको ये सेशन कंटिन्यू करने हैं या नहीं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आज का सेशन देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।